नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। 65 वर्षीय बुखार से तिलमिलाती हुई सुधा जी अपने कमरे से पानी और खाने के लिए अपने बेटे और बहू को पुकार रही थी। पानी के बिना गला इतना सूख चुका था कि गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। पूरे 5 दिन हो गए थे उन्हें बुखार में तड़पते हुए, पर किसी भी बेटे बहू ने ना तो उन्हें खाने के लिए पूछा और ना पानी के लिए। बेटे बहू को जब भी अपने कमरे से बाहर निकलते देखती तो सुधा जी जोर से आवाज़ लगाती, पर बच्चों ने अपने दिल को ऐसे पत्थर से गढ़ लिया कि माँ के दर्द से कराहने की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर देते। तभी उनका 8 साल का पोता अपनी माँ से बोला कि मम्मी, दादी खाना और पानी मांग रही हैं। तो बहू उल्टा अपने बेटे पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस बुढ़िया के पास मत जाया करो। अरे मरने दे बुढ़िया को, उसका तो रोज का यही काम है, पूरे दिन भर चिल्लाती रहती है। पता नहीं बुढ़ा इस मुसीबत को हमारे पास छोड़कर कहाँ चला गया। अगर वह बुढ़ा 2 दिन के अंदर नहीं आया तो मैं उस बुढ़िया को उठाकर अपने घर से फेंक दूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और उस छोटे से मासूम बच्चे से अपनी दादी की हालत देखी नहीं गई और उसने डाइनिंग टेबल से रोटी और दाल उठाई और छुपता छुपता अपनी दादी को देने चला गया। बेचारी सुधा जी खाने को देखकर उस पर टूट पड़ी, लेकिन जब बहू ने सुधा जी को कुछ खाते हुए देखा तो दनदनाते हुए सुधा जी के कमरे में आई और 2 थप्पड़ उस मासूम बच्चे के गाल पर जड़ दिए। बेचारा बच्चा वहाँ से बिलबिलाता हुआ चला गया। बच्चे के जाते हुए निशा दांत पीसते हुए सुधा जी के हाथ से रोटी और दाल की प्लेट ली और झटके से उन्हें चारपाई से धकेल दिया। पहले तो दाल और रोटी डस्टबिन में डाले, फिर सुधा जी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगी। सुधा जी गिड़गिड़ाकर बोली, बहू तुम्हारे ससुर जी को आ जाने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने बहू से हाथ छुड़ाया और डस्टबिन से रोटी निकालकर खाने लगी। पास खड़ी दोनों बहुएं सुधा जी को ऐसे करता देख खिलखिलाकर हंस रही थीं। सुधा जी भी बेचारी क्या करती, पापी पेट, परिस्थितियाँ और मजबूरी थोड़ी समझता है। तभी अचानक कैलाश जी वहाँ पहुँचे। कैलाश जी आज पूरे 1 हफ्ते बाद अपना और सुधा जी का बंदोबस्त करके लौटे थे। अपनी पत्नी को डस्टबिन में से खाना खाते देख उनकी आंखों में से आंसू आ गए। कैलाश जी को सामने देख सुधा जी अपने आंखों से आंसू रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी बहू तुनकते हुए बोली, ए बुढ़िया, नाटक छोड़ और निकल यहाँ से, नहीं तो हमारे बच्चों को भी बीमार कर देगी। ऐसा कहते हुए बहू ने सुधा जी को आगे की तरफ धक्का दिया तो कैलाश जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पहले खुद को संभाला और तड़ातड़ 2 थप्पड़ अपनी बहू के गाल पर जड़ दिए। खबरदार, अगर सुधा जी को हाथ भी लगाया, वरना आज तुम मेरा वह रौद्र रूप देखोगे जो तुमने कभी नहीं देखा। निशा 2 थप्पड़ खाकर एक तरफ खड़ी हो गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था ये कपकपाते हुए बूढ़े हाथ आज इतनी जोर से उसके गाल पर पड़ेंगे। कैलाश जी ने जमीन पर पड़ी सुधा जी को उठाया और उनके हाथ से उस गंदी रोटी को फेंका और फिर कुर्सी पर बैठाकर बैग से मिठाई का डब्बा निकालकर बोले, सुधा तुम्हें पसंद है ना, ये लो, जी भर कर खाओ। अब मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन खाने से रोकता है। मझली बहू छोटी बहू से मुस्कुराते हुए बोली, बुड्ढा बोल तो ऐसे रहा है जैसे कौन सा खजाना लूट के लाया है। सही कहा बहू तुमने, ऐसा ही समझ लो। इतना कहकर कैलाश जी मुस्कुराते हुए पास पड़ी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर
बहू के संकोच से भरे चेहरे को देखने लगे, क्योंकि कुछ ही देर में जो तूफान आने वाला था उससे बेटे बहू अभी तक अनजान थे। उन्हें तो इस बात की भनक तक नहीं थी। कुछ ही पल में उनकी दुनिया तहस नहस होने वाली थी। बेटे भी तब तक घर आ चुके थे। पापा, अब क्या नाटक लगा रखा है आपने? चलिए, अब तो अपना अपना बंदोबस्त कर लिया होगा। हमें भी शांति से जीने दीजिए। अपना अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। पर कैलाश जी अपने बेटे की बात को नज़रअंदाज करते हुए मिठाई का आनंद ले रहे थे, तो छोटी बहू ने गुस्से में सुधा जी का हाथ पकड़कर कुर्सी से धक्का देना चाहा। तभी कैलाश जी ने खींचकर रेखा बहू को भी 2 तमाचे जड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सुधा जी का हाथ पकड़ने की? छोटी बहू का नज़ारा इतनी जल्दी भूल गई। पापा, यह क्या बदतमीजी है? आप मेरी पत्नी को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? बुढ़ापे में सटिया गए हैं क्या? तभी दूसरा थप्पड़ छोटे बेटे के गाल पर पड़ा। खबरदार, जो मुझे तमीज का पाठ पढ़ाया तो तुम मेरे बाप नहीं हो, समझे? मैं तुम्हारा बाप हूँ और अभी मैं इतना समर्थ हूँ जो अपनी पत्नी का बोझ खुद उठा सकता हूँ, उसके आत्मसम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। बुढ़ापा शरीर को आया है, दिमाग अभी भी वही है। पिता का ऐसा भयानक रूप देख के तीनों बेटे बहुए एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वे भी कैलाश जी का ऐसा रूप देखकर हैरान थे। कल तक बेटे बहू के सामने एक एक गाने को गिड़गिड़ाने वाले आज एकदम शेर कैसे बन गए? सभी बेटे और बहू सुधा जी और कैलाश जी को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। कैलाश जी बेटे बहू के हैरानी भरे चेहरों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कैलाश जी और सुधा जी ने इन्हीं बेटे को पालने, पढ़ाने, लिखाने में खून का एक एक कतरा पानी की तरह बहा दिया। कैलाश जी और सुधा जी ने बहुत करीबी देखी थी। शादी के बाद उनको 3 बेटे हुए। पति पत्नी बेटों को देखकर फूले नहीं समाते। कैलाश जी की एक छोटी सी नौकरी थी, पर उस छोटी सी नौकरी में खर्चे पूरे नहीं हो पाए। सुधा जी ने अपने पति की मजबूरी को देखते हुए लोगों के घर उनसे छुप छुप कर बर्तन साफ करती, तब जाकर बेटों की पढ़ाई और उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर पाए। लेकिन तब कैलाश जी सुधा जी से पैसों के बारे में पूछते तो ये बोल देती कि आपके दिए हुए घर खर्च के पैसों में से ही थोड़े बहुत बचा लेती हूँ, क्योंकि कैलाश जी को सुधा जी का ऐसे लोगों के घर जाकर काम करना और ऊपर से उनकी जलील बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर एक दिन कैलाश जी को सुधा जी के इस काम के बारे में पता चल गया तो सुधा जी कैलाश जी के सामने फुट फुट कर रोने लगी। उस दिन के बाद से उन्होंने सुधा जी का घर घर जाकर काम करना बंद करवा दिया। कैलाश जी ने सोच लिया था कि वे दिन रात एक कर देंगे, पर अपनी पत्नी को ऐसे किसी के झूठे बर्तन साफ करने और जलील बातें सुनने के लिए नहीं छोड़ सकते। कैलाश जी दिन में नौकरी करते और रात में सब्जी मंडी में जाकर व्यापारी का काम करते, जिसके कारण उनकी आमदनी अच्छी होने लगी थी। तीनों बेटों की पढ़ाई लिखाई में पाई पाई खर्च कर दी। उन्हें काबिल इंसान बनाने में समय बीतता गया और वक्त रहते तीनों बेटों की एक के बाद एक की शादी हो गई। लेकिन मेहनत करते करते अब उनका शरीर जवाब दे गया था, जिस कारण उन्हें बहुत कमजोरी आ गई थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। फिर क्या था, जब तक पिता कमाता था खर्च कर देते थे तो सारे बेटों को पिता अच्छे लगते थे, पर अब तो वह एक एक दाने के लिए अपने बेटे बहू का मुंह ताकते रहते थे, जिस कारण अब तो कैलाश जी बीमार भी रहने लगे। एक दिन सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन उन्हें अभी नाश्ता नहीं मिला था, तो कैलाश जी सुधा जी से बोले जरा देखो तो सही, आज बहू ने नाश्ता क्यों नहीं दिया? कैलाश जी हाथ में दवा लिए सुधा जी से बोल रहे थे, आप बिस्किट खाकर ये दवा लीजिए, तब तक मैं देखती हूँ। सुधा जी ने डिब्बे से बिस्किट का टूटा फूटा चूरा निकाला, डिब्बे के ढक्कन पर रखकर कैलाश जी को दे दिया और फिर छोटी बहू निशा के पास पहुंची। निशा बहू, चाय नाश्ता दे दो, तुम्हारे पापा को दवाई खानी है, सुधा जी ने निशा से कहा। तो निशा मुंह बनाकर बोली, मम्मी जी आपको याद रहता है कि नहीं, आज 1 तारीख है और आज से चाय नाश्ता और आपके खाने की जिम्मेदारी
बड़ी बहू मतलब बड़ी जेठानी जी की है, आप उन्हीं से मांग लीजिए। निशा ने मुंह टेढ़ा किया और मोबाइल में घुस गई। सुधा जी नम आंखों से बोली, बड़ी बहू तो अपने मायके गई हुई है, तो मैं क्या करूं? यह नियम उन्हीं ने बनाया था कि हम तीनों बहुएं आपकी और पापा जी की एक एक महीना की जिम्मेदारी और खान पान का ख्याल रखेंगे। और जब उनकी बारी आई तो वह मायके खिसक गई। मुझे नहीं पता, मेरा महीना ख़त्म हो चुका है और आगे की जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगी। निशा ने सुधा जी के आगे जोर से हाथ जोड़कर बोला। सुधा जी बहू का ऐसा रूप देखकर किसी तरह सीढ़ी पर चढ़कर मझली बहू रेखा के पास गई और बोली, रेखा बहू कुछ चाय नाश्ता हो तो दे देना, तुम्हारे ससुर जी को दवाई खानी है। इतना सुनते ही रेखा बहू बोली, मम्मी जी आप यहाँ और मैं चाय नाश्ता क्यों दूंगी? निशा ने आपको चाय नाश्ता नहीं दिया? आज 1 तारीख है और बड़ी बहू को हमारे चाय का इंतजाम करना था, लेकिन वह अभी मायके गई हुई है, 15 दिन बाद आएगी। तब तक तुम ही हमें चाय नाश्ता और खाना खिला दो बेटा। सुधा जी रेखा बहू के आगे हाथ जोड़ती बोली, देखिए मम्मी जी नियम सबके लिए बराबर होते हैं। मैं आपको और पापा जी को खिला तो दूंगी, लेकिन क्या जेठानी 15 दिनों का हिसाब बराबर करेंगी? जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें 15 दिन कभी भी अपने समय में एडजस्ट नहीं करेंगी। तो फिर मैंने कोई खैरात नहीं खोल रखी जो दूसरों का भार खुद उठा लूँ। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, अब आप खुद अपना इंतजाम कर लीजिए इन 15 दिनों का। रेखा ने इतना कहकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सुधा जी नम आंखों से चुपचाप अपने कमरे में आ गई और कैलाश जी के आगे फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ सुधा, तुम कुछ खाने के लिए नहीं लाई? पहले तो सुधा जी इधर उधर की बातें करने लगी, फिर उनके आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या यही दिन देखने के लिए आपकी अम्मा मुझे भाग्यवाली बोला करती थी? 3 बहुएं होते हुए भी हमें दाने दाने के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तीनों ने अपनी सुविधा अनुसार हमारा खाना पीना बांट लिया और हमसे पूछा भी नहीं हम क्या चाहते हैं। जिंदगी भर आपकी अम्मा के अनुसार जीवन बिताया और अब उनके हिसाब से क्या मेरा कोई वजूद नहीं है? क्या कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाऊंगी? या फिर आगे सुधा जी बोल ही नहीं पाई क्योंकि उनकी आंखें अनबरत भरने लगीं। कैलाश जी जिन्होंने हमेशा सुधा जी की भावनाओं को समझा, आज उनकी ऐसे हाल देखकर उनका मन भी रोने को हो गया। सबको अन्न खिलाने वाला आज खुद और अपनी पत्नी के लिए दूसरों पर आश्रित हो गए और अपनी दूसरे भी कौन, अपने खून और दूध से संचित लायक बेटे। कैलाश जी ने आगे बढ़कर सुधा जी के आंसू पहुँचते हुए कहा, मैंने बेटे बहू की बातें इसलिए मान ली थी क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम दिन भर काम में लगी रहती थी। बहुएं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर बेफिक्र होकर घूमती थी। मुझे तो रिटायरमेंट मिल गया, तुम्हारा रिटायरमेंट मैं चाहता था कि तुम भी आराम करो, इसलिए मैंने बेटे बहू के सामने अपना पक्ष रखा था। अभी कैलाश जी और सुधा जी एक दूसरे को सवाल ही रहे थे कि छोटा बेटा रमन 2 आदमियों को लेकर उनके कमरे में आ गया। रमन आदमियों के साथ कमरे का नाप लेने लगा। रमन, ये लोग कौन हैं और मेरे कमरे का नाप क्यों ले रहे हैं? कैलाश जी ने रमन का हाथ पकड़कर कहा, पापा 2 मिनट रुकिए, पहले ये लोग अपना काम कर लें, फिर बताता हूँ। रमन ने अपना हाथ छुड़ाकर बोला। दोनों आदमी नाप लेकर चले गए तो कैलाश जी ने रमन को फिर से टोका, यह लोग कौन थे बेटा? यह लोग फर्नीचर वाले थे पापा। मुन्नू और राधा को आपके कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं तो कमरा उन्हीं के हिसाब से बनवाना पड़ेगा। रमन बड़ी बेरुखी से बोला, हमारे कमरे में? पर क्यों? सुधा जी बेचैन हो गई। छोटा हूँ पर बेवकूफ़ नहीं माँ, आपने बड़े भैया को
पीछे का बड़ा हिस्सा दे दिया। मझले भैया को ऊपर का और मुझे आगे का हिस्सा दिया, जिसमें 2 ही कमरे हैं और उसमें से एक कमरे में आप दोनों ने कब्जा कर रखा है। एक ही कमरे में अब हमको भी परेशानी हो रही है। अब आप दोनों इस उम्र में अपना कमरा लेकर क्या करेंगे? इसलिए इस कमरे को मुन्नू और राधा के हिसाब से बना रहे हैं और आप लोग बाहर बरामदे में शिफ्ट हो जाइए। रमन की बात सुनकर कैलाश जी सन्न रह गए। जिन बेटों के लिए उन्होंने ये घर बनवाया, आज वही बेटे कह रहे हैं कि उन्हें कमरे की क्या ज़रूरत है। पानी अब सर से बहुत ऊपर जा चुका था। पहले उन्हें खाने के लिए मोहताज कर दिया, अब कमरे से निकाल रहे हैं। यही हाल रहा तो एक दिन घर से बाहर नजर आएंगे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। कैलाश जी चीख पड़े। क्या हुआ जी? क्या नहीं हो सकता? सुधा जी डर कर कैलाश जी के पास आ गई। कुछ देर कैलाश जी नम आंखों से सुधा जी को देखते रहे और फिर अपनी छड़ी उठाई और बोले, मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखना। सुधा जी आश्चर्य वाली नज़रों से देखने लगी। पर कहाँ जा रहे हो यूँ अचानक? तुम चिंता मत करो, हम दोनों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। बहुत हुआ, अब मुझे इन तीनों लड़कों को बताना होगा कि अभी उनका बाप जिंदा है और यह लोग मुझ पर आश्रित हैं, मैं नहीं। कैलाश जी के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्होंने कोई तो कठोर फैसला लिया है, लेकिन उनके जाने के बाद सुधा जी पर तीनों बहुओं ने अत्याचार करना शुरू कर दिया और उनकी हालत एक नौकरानी से बदतर कर दी। अभी सुधा जी और कैलाश जी अपनी मिठाई का लुत्फ उठा ही रहे थे, तभी सामने से एक वकील आया। उसने पेपर कैलाश जी के हाथ में थमा दिए। कैलाश जी ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और पेपर उनको पकड़ा दिए। उन पेपर्स को पढ़कर तीनों बेटों के चेहरे का रंग बदल गया। बड़ा बेटा अजय तो चिल्ला ही पड़ा, पापा आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यह आप कैसे कर सकते हैं? मझला बेटा विजय क्यों पीछे रहता, वह भी बोला, हाँ पापा, हमारे साथ आप यह नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, यह बात मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों के पास 1 हफ्ते का समय है, इसके बाद एक दिन भी मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैलाश जी ने कड़े लफ्जों में कहा। बेटा माँ के पैरों में गिरता हुआ बोला, माँ आप ही पापा को समझाए, वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों को कौन माँ बाप बेघर करते हैं? रमन सुधा जी का हाथ पकड़कर बोला, तुम लोग खाने पीने के लिए माँ बाप को बांट सकते हो, उन्हें उनके कमरे से बाहर निकाल सकते हो, यहाँ तक कि डस्टबिन से तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारी माँ को खाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। हर वक्त तुम यह एहसास दिला सकते हो कि हम लोग लाचार और तुम पर आश्रित हैं। तो क्या माँ बाप ऐसे नालायक बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते? सुबह से तुम्हारे माँ बाप के पड़े रहते हैं, क्या ये बात तुम्हें पता नहीं रहती? हम लोगों को दाने दाने के लिए तुम लोग तरसाते हो और तुम्हारी पत्नियां भी खाना ऐसे देती हैं जैसे एहसान कर रही हैं। पर आज तो बड़ी बहू ने हद कर दी, जो मुझे डस्टबिन से खाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं 5 दिन से कमरे में भूखी पड़ी रही, तुम लोगों को आवाज़ लगाती रही, लेकिन इस अभागिन माँ की आवाज़ तुम्हारे कान तक नहीं पहुँची। अगर महीने में से 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो जाएं, तो तुम हमें भूखे छोड़ देते हो। माँ बाप तीनों बच्चों को निस्वार्थ पाल सकते हैं, लेकिन वही तीनों बेटे मिलकर 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक बंटवारे का फैसला तुम तीनों ने लिया था और यह फैसला हमारा है। यह घर हमने अपनी खुद की कमाई से बनवाया था, इसलिए तुम तीनों का इस पर कोई हक नहीं है। 1 हफ्ता है, अपना इंतज़ाम कर लो, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद इस घर में नए किराएदार रहने के लिए आ रहे हैं
और अगर तुम तीनों को इसी घर में रहना है तो महीने का किराया देना होगा और 6 महीने का एडवांस जमा कराना होगा। एक बेटे को 30,000 महीने के देने होंगे। अपनी पत्नियों को भी समझा दो। अपने माता पिता की ऐसी कड़कड़ाती आवाज़ सुनकर तीनों बेटे को जैसे अपनी पूरी दुनिया ही घूमती नजर आ रही थी। तीनों बेटे कमरे से सर झुकाकर बाहर जाने लगे तो कैलाश जी ने अजय को बुलाया। तुम्हारी पत्नी से बोलो जो किचन में ताला लगा रखा है उसे खोल दो। अभी से थोड़ी देर में खाना बनाने वाली आएगी जो आज से मेरा और सुधा जी का खाना बनाएगी। तुम्हारी पत्नियों को तकलीफ नहीं होगी। छोटी बहू ने जैसे फैसले को सुना तुरंत सख्ते में आ गई। यह कैसे माँ बाप हैं जो अपने ही बच्चे को बेघर कर रहे हैं। अरे हमने तो यही सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लगी है। सही कहा बहू, माता कभी कुमाता नहीं होती है और ना ही उल्टी गंगा बहती है, लेकिन आज तुम्हारे जैसी औलाद हो तो सब कुछ मुमकिन है। इस तरह चिल्लाने से और लोगों को बताने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि सच्चाई जानने के बाद कहीं तुम्हें कोई किराएदार ना रखे। सुधा जी की ऐसी कड़कड़ाती आवाज़ सुनकर तीनों बहुओं की बोलती बंद हो गई। अब तीनों आपस में एक दूसरे को दोष देने लगी। तुम दोनों 15 दिनों से इन दोनों बुड्ढे बुड्ढी को खाना नहीं दे रहे थे। तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से आज हम लोग सड़क पर आ गए हैं, बड़ी बहू चिल्लाने लगी। फिर तीनों एक दूसरे को बिल्लियों की तरह नोच खाने को तैयार हो गई। यही नज़ारा और बेकरार हो जाता अगर तीनों के पतियों ने समय पर आकर संभाला नहीं होता। तो बंद करो तुम तीनों यह बकवास। आज हम लोगों की बर्बादी की जिम्मेदार तुम तीनों ही हो। पापा ने सही फैसला लिया और आगे चलकर यही हाल रहा तो बच्चे भी हमें घर से बाहर कर देंगे। अपना अपना सामान बांधना शुरू करो। अजय के साथ विजय और रमन ने भी अपनी पत्नी को एक एक थप्पड़ लगा दिया और घर छोड़ने की तैयारी करने लगे। हमने अपने माँ बाप के साथ जो किया उसकी माफ़ी हमें भगवान भी नहीं देगा और साथ साथ हम भी गुनहगार हैं अपने माँ बाप की ऐसी हालत करने में। एक हफ्ते के अंदर ही तीनों बेटे बहू अपना अपना सामान बांधकर वहाँ से चले गए। कैलाश जी और सुधा जी ने उनके जाने के बाद अपने घर में नए किराएदारों को रख लिया और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे।